कौन हो तुम? सलाम जहांपनाह, मेरा नाम अतक बेग है हजूर। जिस बहादुर शाह की फौज ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा किया था, उस फौज का आला सिपाही रह चुका हूं मैं। चित्तौड़ की शिकस्त को एक बार आंखों से देख चुका हूं जहांपनाह, और एक बार फिर चित्तौड़ और प्रताप को शिकस्त देने की मेरे पास पुख्ता और कारगर तजवीज है जहांपनाह। बस आप मेरे पे भरोसा रखिए, मैं जानता हूं किले के अंदर कैसे घुसा जा सकता है। आप कब आई? जब आप रणनीति बनाने में डूबे हुए थे। भूख प्यास नहीं लगी आपको? अजब दे, जब मेवाड़ की संपूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारे कंधे पर हो, जब दुर्ग में शरण लिए हुए कम से कम 30 सहस्त्र नागरिक हमारी ओर आस लगाए बैठे हो, एक ऐसा अडिग विश्वास मानो सूरज पश्चिम से निकला है, पर हमारे होते हुए उन्हें कभी कोई छू नहीं पाएगा, उनका कभी कोई अहित नहीं हो सकता। ऐसे में अजब दे, हमें भूख और प्यास कैसे लग सकती है जब राज परिवार को अपना दुर्ग, घर, महल विवश होकर छोड़ना पड़े, जब हमारे पुत्र को न चाहते हुए भी हमें छोड़कर जाना पड़े। ऐसे में हमें भूख और प्यास कैसे लग सकती है? कुंवर प्रताप, समय फिर एक बार आपकी परीक्षा ले रहा है, और देखना, हमें पूरा विश्वास है फिर से एक बार आप ही की जीत होगी, और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही शीघ्र सब इस महल में फिर से लौट आएंगे। चलिए अब थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। फिर से भोजन का हट? देखिए, हमने छोटी माँ को एक वचन दिया है कि हम उनके पुत्र का पूरा ध्यान रखेंगे, और छोटी माँ ने भी हमें वचन दिया है कि वे हमारे पुत्र अमर सिंह जी का पूरा ध्यान रखेंगे। अब हमारा वचन निभाने में आप हमारी सहायता नहीं करेंगे? यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर हम किससे आस रखेंगे? समझ गए, तो ये सब कुछ अपने पुत्र के लिए किया जा रहा है। ठीक है, मंगवाइए भोजन। कुंवर जी के लिए यहीं पर भोजन ला दीजिए। आइए। लगता है उदय सिंह का ही काफिला रुका था यहाँ पे, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। चलो जल्दी चलो, हो सकता है सुबह होने तक हम उदय सिंह को पकड़ लें। जल्दी जल्दी चलो। भंवर जी, भोजन तैयार है, आ जाइए। अभी आए बड़ी रानी माँ। तैयार रहना, हम आज रात ही यहाँ से भाग जाएंगे। थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। चलाओ गोला, और गोला किले की दीवार पर लगना, किले की दीवार की बुर्ज पर लगना।
माशाअल्लाह, बहुत लजीज। वापस चलाओ। दागो तो इन मुगलों को तो मैं देख लेना, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के। ये मुगल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस समय हमें बस शांत रहना। वे जितनी दूरी पर वहां से अगर वे 20-20 तोपों से भी गोले बरसाएं, उनके गोले हमारे दुर्ग को छू नहीं पाएंगे। बस आप घबराइए मत, शांत रहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, जब ये लोग जानते हैं कि तोप के गोले हमारे तक नहीं पहुंच रहे, तो ये छोड़ क्यों रहे हैं? जो अकारण धमाके कर रहे हैं इसे दाश्त। इनके तोप के गोले भले हमारी शांति भंग कर सकते हैं, हमें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, हमारे मनोबल को कदापि नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए आप लोग घबराइए, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दागो तो प्रताप, बस एक बार मुझे आज्ञा दीजिए। मैं बस 1 या 2 सहस्त्र सैनिकों के साथ जाऊंगा और उस अकबर पर आक्रमण करूंगा। उसके बाद आप देख लीजिए कुंवर साहब, हमारे दुर्ग की ओर गोले बरसाना तो दूर की बात है, ये हमारी ओर दृष्टि उठा भी नहीं पाएगा। कल्ला, शांत हो जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सोच समझ कर बात कीजिए। भगवान क्या आप शत्रु की सैन्य संख्या जानते हैं? अगर आप बाहर जाकर पर आक्रमण करते हैं तो यह आत्मघाती हो सकता है। युद्ध भूमि से केवल आपके शव वापस आएंगे, केवल आपके शव। इसलिए विवेक का प्रयोग कीजिए, जोश से नहीं, होश से काम लीजिए। तो आप ही बताइए क्या करें? बस हाथ पे हाथ धर के इस दुर्ग में बैठे रहे शांति से और देखते रहे उसे गोले बरसाते हुए। कल्ला, इस समय हमें बस शांत रहना है। हमें प्रतीक्षा करनी है कि शत्रु कब एक भूल करेगा और हम भरपूर लाभ उठाएंगे उस भूल का। तब तक गवाने दीजिए इसे, व्यर्थ अपने गोले मारे, गवाने दीजिए। हुजूर, अगर हम ऐसे ही गोला बारूद चलाते रहे तो बहुत जल्द हमारा गोला बारूद खत्म हो जाएगा। दागो तो चाहे जो भी हो जाए, हमारी तोप से आग निकलना बंद नहीं होना चाहिए। अब से हर 4 घंटे के बाद हमारी तोप से गोले निकलने चाहिए और चित्तौड़ के किले पर लगने चाहिए। हमारा मकसद चित्तौड़ के किले की दीवारों को तोड़ना नहीं, बल्कि अपने दुश्मन के हौसले को तोड़ना। रात भर सोने मत दो रात, चाहे नई खेप मंगवाओ गोला बारूद, चाहे कारीगर को बुलाकर यही असला तैयार करवाओ, पर अकबर आजम की तोपों से आग बरसना बंद नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ जब थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये बस वही गोला है। हम है ना आपके साथ, डरने की आवश्यकता नहीं है।
हम आपके जल लेकर आते हैं। नहीं रुकिए, हम ले आएंगे। कुंवर प्रताप, क्या बात है? नहीं, ऐसे तो कोई सो ही नहीं पाएगा रात भर। परंतु अकबर को क्या लाभ मिलेगा यूं बार बार तोपे दागने से? चाहता क्या है वो? जब देखो, मुगल हमें हर रूप से हताश करना चाहता है, हमारी शांति भंग करना चाहता है, हमारा मनोबल तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि हम झुंझुलाकर कोई ऐसी भूल कर बैठे जिसका वो भरपूर लाभ उठा सके, पर नहीं, हम ऐसा होने देंगे नहीं। हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे। अजब हमें मानसिक दृढ़ता से धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखना है, बस। देखिएगा जब देखिएगा, अंत में विजय हमारी होगी। ठीक है, तो फिर आप भी नहीं होंगे चिंतित। हम सह लेंगे इन धमाकों के शोर को। ना ही तो हम अपना मानसिक संतुलन खोएंगे और ना ही अपने धैर्य को। हम आपके साथ हैं कुंवर प्रताप। सिर्फ एक रात के लिए क्या, हम आपका साथ इस प्रकार देंगे कि हम ऐसे कई धमाके वाली रातों को मुस्कुराते हुए बिता लेंगे। हम अभी आते हैं। अजब कहाँ जा रहे हैं आप? अजब अकबर आजम की तोपों से आग निकलना बंद नहीं होगी। दुश्मन को हर लम्हे लगना चाहिए कि वो खौफ से घिरे हुए। अरे मुझे एक बार जाने दो, अब मैं शहंशाह की मदद करना चाहता हूँ। एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए। कौन है ये आदमी? कहां से आए हो तुम? अरे सुनो, मुझे एक बार शहंशाह से मिलने दो। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। हमारे शहंशाह के पास पहले ही 40,000 सैनिक मौजूद हैं, जो कि शहंशाह के एक ही इशारे पर अपनी जान दे सकते हैं। तुम क्या शहंशाह की मदद करोगे? जाओ यहाँ से। मैं इस जंग को जीतने में उनकी मदद कर सकता हूँ। जाओ, जाकर पहले शहंशाह की फौज में शामिल होकर दिखाओ, वो भी अपने दम पर। फिर आना हमारे शहंशाह की मदद करने। देखना, मैं जरूर मिलूंगा शहंशाह अकबर से। और याद रखना, आज जो तुम मुझे दुत्कार रहे हो ना, उस दिन कॉर्निश बजाओगे तुम सब मुझे। लगता है ये बुढ़ा पागल हो गया है। जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ आज बड़े दाजीराज ने हमारी बात नहीं सुनी, वरना वो तो हमें नजरबंद कर देते। अरे ये तो आप और अमर सिंह जी है। हाँ, ये तब का चित्र है जब वे 1 वर्ष के थे। और हम ये चित्र यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि हम दोनों इसे देखकर उनकी नटखट बातें याद करें और मुस्कुराएं। 8 वर्ष अजब थे, कैसे बीत गए, कब बीत गए पता ही नहीं चला। अमर सिंह जी आज 8 वर्ष के हो गए।
आप अपने राजनीतिक और सामरिक उत्तरदायित्वों को निभाने में इतने व्यस्त रहे थे आजकल। हम मानते हैं कि आप अपनी मन की बातें हमसे कह नहीं पा रहे, परंतु आपके मन में अमर सिंह के लिए बहुत प्रेम है। आप मन ही मन उन्हें अधिक चाहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आप कितनी गहराई से अनुभव कर रहे हैं उनकी कमी को। हाँ जब दे, एक पल ऐसा नहीं बीतता जब हमें उनकी याद ना आती हो। आप तो उनकी माँ हैं, आपको उनकी याद अधिक सताती होगी ना। तो जब दे, उनका दुर्ग से दूर रहना ही अच्छा है। वे जहां है सुरक्षित है। जब दे, रानी माँ बहुत अच्छा ख्याल रखेंगी उनका, बहुत प्यार करेंगी उन्हें। आप चिंता मत कीजिए। ये सौरों का चित्तौड़ क्या करे। सुनो, हम यहाँ से तो निकल जाएंगे, पर चित्तौड़ किस ओर है तुम्हें पता है ना। लो, अब तुम भी चुप हो गई ना समस्या। चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर मार्ग में पता चल जाएगा कि चित्तौड़ कहाँ है। और माई तो सदा कहती थी ना कि भगवान हमेशा अच्छी नियत वालों की सहायता करता है, और हमारा तो नियत और उद्देश्य दोनों भले वाले हैं ना। अब तो भगवान ही हमें बताएंगे चित्तौड़ का मार्ग। भावर जी, भावर जी, भावर जी, इससे पहले कि हम पकड़े जाए, निकले यहाँ से। आचार्य जी, हमें लगता है कि जैसे हमने सीमा। अमर सिंह जी कहीं मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। अमर सिंह जी कहीं मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। और जी नहीं मिल। रानी जी, वो यहीं कहीं होंगे। यदि आज हम पकड़े गए, तुम्हारी चित्तौड़ जाने की योजना मिट्टी में मिल जाएगी। अमर सिंह जी का ध्यान रखना हमारा उत्तरदायित्व था राणा जी। आप चिंता मत कीजिए, हम स्वयं उन्हें ढूंढते हैं। चलिए आचार्य जी, पहले देखते हैं कि उनका अश्व है या नहीं। सोचा है धमाके से पूरे महल में धूल का गुबार छा गया है। हम इन मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। उत्तरी हवा चल रही है, तोप के धमाकों की धूल महल में लेकर आ रही है। यह हवा, सारा महल धूल धूल हो गया है। भावर जी, भावर जी, आचार्य जी, भंवर जी का अश्व तो यही है। कहाँ गए होंगे वो? अमर सिंह, कुछ नहीं हुआ।
कुछ नहीं हुआ। ये सो चाहिए, अब है ना, सो चाहिए। नरकुंभी पाक की आग में चलेगा ये दुष्ट अकबर। अर्धरात्रि के समय में गोले बरसा रहा है दुष्ट अकबर। अरे इस समय तो जंगली जानवर, नर पक्षी, पशु पक्षी सब सो जाते हैं। क्या हुआ मदलसा जी, आप ठीक तो है ना? वो हम सो नहीं पा रहे थे और ये तोपों के धमाके। ये मुगल रात भर हमें सोने नहीं देगा। पानी। बाहर धूल ही धूल है और अंदर धमाकों के कारण सो नहीं पा रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? मेरा तो स्वयं चैन से सोएगा, ना ही हमें सोने देगा शांति से। आप ठीक तो हैं? हमें तो आभास हो रहा है कि निरंतर ये कायर मुगल गोले पे गोले बरसाता ही रहेगा। तो इस मुगल ने तो हमारे सुख चैन सब छीन लिए हैं कल्ला जी। परंतु कब तक हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? भंवर जी का अश्व तो यहीं पर है, फिर कहां गए होंगे वो? वैसे एक बात कहें आचार्य जी, पिछले कुछ दिनों से हमने भंवर जी को देखा है, उनके मन में कुछ चल रहा है। राणा जी, हमें इस ओर भी देख लेना चाहिए। बचपने में यदि वो जंगल की ओर निकल गए तो उनके लिए संकट हो सकता है। चलिए आचार्य जी। भंवर जी! भंवर जी, आप ठीक तो हैं? यहाँ इस पेड़ पे क्या कर रहे थे आप? वो हम पेड़ पर जाकर रखवाली कर रहे थे हमारे खेमे की, ताकि शत्रु अचानक आक्रमण ना कर सके। भंवर जी, आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी सैनिक यहाँ पर तैनात हैं, वो सब इस काम में निपुण हैं। इसलिए आप आइए हमारे साथ अपने खेमे में। आपकी दादी माँ बहुत चिंतित है। चलिए आचार्य जी। हमने आपसे झूठ बोला, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं बड़े दाजीराज। पर हम भी क्या करें, हम अपने दाजीराज के पास जाना चाहते हैं, इसलिए हम कल सुबह फिर प्रयास करेंगे। अब चिंता मत कीजिए रानी माँ, कुंवर जी लौट आएंगे। वीर भाई जी, आप ठीक तो हैं भंवर जी? हमारी रानी भवेना पता नहीं इन बाप बेटों के अलावा कुछ आता भी है नहीं। हमारी रक्षा करने के लिए पेड़ पे चढ़ गए थे, बेचारे पेड़ से गिर गए। आप पेड़ से गिर गए? हाँ, पर हम एकदम ठीक है। चोट आई है आपको? नहीं, हमें कभी चोट नहीं लग सकती, और यदि हमें कभी चोट लग भी गई तो भी हमें पीड़ा नहीं होगी। हम वैद्य जी को भेज देते हैं, वो स्वयं इनका निरीक्षण कर देंगे। पर हम ठीक है। वैद्य जी निरीक्षण करके बताएंगे कि आप ठीक है कि नहीं। पर हमें वैद्य जी की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा ना,
और इस बार हम आपका हाथ हमारे हाथ के साथ बांध के सोएंगे। अच्छा नहीं बांधेंगे, पर आप हमारे अच्छे बच्चे हैं ना। हमें अच्छा बच्चा कहने के लिए आपका धन्यवाद। और आज रात आप सोने से पहले आप हमें कहानियां सुनाएंगी ना? अवश्य सुनाएंगे, अवश्य। कुछ तो चल रहा है भंवर जी के मन में, वो क्या है ये हम नहीं जानते। जल्दी जल्दी चलो, पूजा का करवाना है उसी तुमको। जो आपके सबसे बड़े बड़े दाजी राजा है ना, राणा सांगा, बहुत बड़े शूरवीर थे। इतने बड़े शूरवीर थे कि शत्रु उनके सामने आते ही कांपने लगता था। पता है उनके शरीर पे कितने घाव थे? 80। पर बड़े रानी माँ, अपना चित्तौड़ और चित्तौड़ के पास वाले स्थानों की कहानियां सुनाइए ना। चित्तौड़ के पास वाली कहानियां? मीराबाई की कहानी सुनाए आपको? नहीं बड़ी रानी माँ, हमें कोई और कहानी सुननी है। वैसे बड़ी रानी माँ, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि चित्तौड़ और गोलकोंडा किस दिशा में पड़ते हैं। मेरा मतलब जिस तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से चित्तौड़ हमारे बहुत पीछे पूरब की तरफ हुआ। इसका मतलब कि हम जा रहे हैं पश्चिम की ओर और चित्तौड़ आता है पूर्व की दिशा में, है ना? हाँ अमर सिंह जी, चित्तौड़ हमारी पूर्व दिशा में पड़ता है और अब हम चाहते हैं कि आप सो जाएं। चलिए आंखें बंद कीजिए, चलिए। अब पता चला किस दिशा में है चित्तौड़। ये सच है कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, किंतु इससे बड़ा एक और सार्थक सच ये है कि हम हड़बड़ी में गलत कदम उठाने की मूर्खता भी नहीं करेंगे। बहुत ही सीधा और सरल गणित है। तुलनात्मक सैनिकों की संख्या का आंकड़ा हमारे विरुद्ध बढ़ता जा रहा है। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम बार बार यह तथ्य आपके सामने दोहरा रहे हैं क्योंकि यह सत्य है। सत्य चाहे जितना भी नीरस हो, हम उसे नकार नहीं सकते। यदि हमें इस समय भी उस मुगल के विरुद्ध तिनका भर भी अवसर दिख जाता है तो हम दुर्ग के अंदर नहीं बैठेंगे, हम टूट पड़ेंगे उस पर। किंतु कोई उपयुक्त अवसर तो आए हमारे सामने। परंतु जिस अवसर की प्रतीक्षा हम कब से कर रहे हैं, जब वो हमारे समक्ष होगा तो उसके लिए हमारी क्या रणनीति है यह अत्यावश्यक है, क्योंकि वो कायर अकबर खेल खेल में कोई बड़ा खिलवाड़ करने की योजना बना चुका है, ऐसा हमारा संदेह है कुंवर प्रताप। जयमल जी, आपने इतने समय धैर्य बांध के रखा है, कुछ देर और सही। हम भी इस समस्या का हल चाहते हैं, तब तक आप सभी कृपया शांति बनाए रखें। कुंवर प्रताप, सच बात तो यह है कि जब वो मुगल हम पर गोले बरसाता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुंवर प्रताप, हम एक काम करते हैं कि अभी के अभी उस मुगल पे आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न हमारी मर्यादा, हमारी आन बान और चांद का है। हमें वीरता दिखानी चाहिए, चाहे फिर जीत मिले या हार। किस वीरता की बात कर रहे हैं आप कल्ला? हम बिना सोचे समझे उन पर आक्रमण करते हैं। आपके सुझाव अनुसार अपनी आन के लिए हम कुछ ही समय में हम सभी वीरगति प्राप्त करें, ताकि 30 सहस्त्र भोले भाले नागरिक जो दुर्ग के अंदर है, उन्हें उस मुगल के दास बनने पड़े। फिर से हमारी स्त्रियों को अपनी लाज और गौरव बचाने के लिए उस जौहर की आग में कूदना पड़े। कल्ला, भले ही हम हार जाएं, भले ही राजपूत के आन के नाम पर सब कुछ स्वाहा हो जाए, पर हम उस मुगल के व्यर्थ के धमाकों से बौखला के हम उसकी सेना से नहीं भिड़ेंगे। रानी जी, आप दुर्ग वापस क्यों आ गए? देख रही है ना, दिन भर दिन बिगड़ती जा रही है स्थितियां।
आशा की कोई किरण ही नहीं है। अगर आप राणा जी के संग होती तो कम से कम इन स्थितियों से तो बच सकती थी। और अगर यही प्रश्न हम आपसे पूछे तो आप अपने महल की सुरक्षा, आराम, बेटे बहुओं का साथ छोड़कर यहाँ पर क्यों आई? हमारा सुहाग जहां रहेगा वही हम रहेंगे। इन कठिन स्थितियों में हम उनको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक उसी तरह हम भी ऐसी कठिन स्थिति में एक साधारण स्त्री की भांति हम अपने पति की शक्ति बनकर उनका साथ देना चाहते हैं, और भले ही इसके लिए हमें कितना भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। यह हम सबके लिए परीक्षा की घड़ी है। हम सब मानसिक रूप से थक चुके हैं। रात भर कोई नहीं सोया है। उस मुगल ने हमारे हर एक नस को झंझोड़ दिया है। रात के सन्नाटे को चीरा है तोप के धमाके ने। फिर भी ऐसे समय में हम कोई हड़बड़ी से निर्णय नहीं ले सकते कल्ला। नहीं, ये उचित नहीं होगा। एक सच्चा और वीर योद्धा कभी भी अपने शत्रु को निर्बल नहीं समझता। देखिए उस मुगल को, उसके पास एक विशाल सेना है, फिर भी उसने हमारे दुर्ग में प्रवेश करने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो जानता है हम राजपूत हैं। कल्ला, हम मात्र प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके निर्बल होने की। बस एक भूल, फिर हम भी उसे ऐसा घाव देंगे उसे भुला नहीं पाएगा। उसे जाने ही देंगे हम। विश्वास कीजिए हमारा कल्ला। हाथ पर हाथ रखकर बैठना राजपूतों की प्रवृत्ति नहीं है। अपने पुत्र से तो हम दूर हो ही चुके हैं, और हम मुस्कुराते मुस्कुराते अपने पति के लिए अपने प्राण भी दे देंगे। जैसे कुंवर प्रताप की एक एक सांस मेवाड़ के लिए न्यौछावर है, ठीक उसी तरह हमारी भी एक एक सांस उनके लिए न्यौछावर है। हमने उन्हें वचन दिया है कि हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, तो फिर हम अपना वचन कैसे ना निभाएं? अभी भी इस दुर्ग में 30 सहस्त्र मेवाड़ी नागरिक भोले भाले हमारे भरोसे इसलिए नहीं है कि हम उन्हें उस मुगल के दास बनने के लिए वश करते हैं। आज भी हमारी स्त्रियां हमारा साथ दे रही हैं, इसलिए नहीं कि अपनी झूठी शान के लिए, अपनी झूठी आन के लिए हम उन्हें जौहर की उस अग्निकुंड में ढकेल दें। नहीं कल्ला, हम सबसे निवेदन करते हैं कि धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हम जानते हैं ये समय जो है धैर्य की परीक्षा ले रहा है। कुछ ही क्षणों में देखिएगा वो गोले बरसाना बंद कर दे, क्योंकि वो थक जाएगा बरसाते बरसाते। क्या आप लोगों को कोई स्वर सुनाई दे रहा है? उसने गोले बरसाना बंद कर दिया है, तो मत घबराइए आप। हमारी तोप ने गोले बरसाने बंद क्यों किए? गोला डालो। मचाल दो हम। शांत हो जाइए। देखिए, मत घबराइए आप सब। ये आपको उकसा रहा है, वो चाहता है कि आप दुर्ग से बाहर जाकर उस पर आक्रमण करें। शांत रहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मुगल सैनिक हमारे तीरों के मारक सीमा में ना आए, और यदि वो आ गया तो हम उसे तीर मार मार के छल्ली कर देंगे। कुंवर प्रताप, आप एक महान योद्धा हैं।
और रणनीति में प्रवीण हैं आप, किंतु एक बार, बस एक बार हमारी बात भी मान लीजिए। अभी कुछ दिन पहले शत्रु हमसे दूरी पर था, परंतु आज वो हमारी पहाड़ी तक पहुंच चुका है। यदि हम इसी प्रकार बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं जब शत्रु हमारे द्वार तक पहुंच जाएगा। कल्ला, कल्ला। बना, क्या इन दागे गोलों का उन किले में बैठे राजपूतों पर असर पड़ रहा होगा? यकीनन असर पड़ रहा होगा और उसका नतीजा भी बहुत जल्द दिखाई देगा आप सबको। आहिस्ता आहिस्ता इन राजपूतों के हौसलों को तोड़ देंगे हम, बार बार अपनी तोपों से गोले बरसा कर उनके जहनी तवाज़ुन पर असर डालेंगे, उनकी रूह को बेचैन कर देंगे, उनके दिमागी तवाज़ुन को नस्ते नाबूद कर देंगे। और हमें असली खुशी तब मिलेगी जब हमारी तोप के गोले चित्तौड़ के किले की दीवारों को तोड़कर वहां बर्बादी फैलाए। जहां बना ख्वाहिश तो हमारी भी यही है, लेकिन क्या करें, ऐसा हो नहीं सकता, मजबूरी है हमारी। क्योंकि हम अगर अपनी तोपों को और आगे ले जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा तोप चलाने के लिए। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, क्योंकि अगर हमारे तोपची राजपूतों के तीरों और भालों की जद में आ गए तो वो बख्शेंगे नहीं किसी को, सबके सब मारे जाएंगे। हम भी जानते हैं ये बात, अगर सोचो और क्या सूरत हो सकती है, कैसे तोप के गोले वहां उस चित्तौड़ के किले तक पहुंच सकते हैं, कैसे? चित्तौड़ के किले का नमूना पेश किया गया। इस वक्त हम लोग यहाँ से गोले दाग रहे हैं इस किले पर, काफी दूरी है यहाँ से बात। अगर हम रेत का पहाड़ बनाकर इस तोप को उस पहाड़ पर रख गोले छोड़े तो यकीनन गोले उस किले तक पहुंचे। अगर उनके तीर हम तक पहुंच सकते हैं तो हमारे गोले भी जरूर पहुंचे। यार बेग, हसन खान और चुगताई खान, शुरू करो ये काम अभी। मिट्टी का एक पहाड़ बनाकर हम अपनी तोपों को उस पर रखकर किले पे वार। बहुत ही बेहतरीन तजवीज है ये तो जहां बना। तो फिर लगा दो फौरन तमाम सिपाहियों को इस काम के। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, अगर हम अपने सब सिपाहियों को रेत का पहाड़ बनाने में लगा देंगे तो इतनी मशक्कत के बाद वो जंग लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। इसके लिए हमें अलग से और मजदूर बुलाने। तो जमा करो फौरन मजदूर। लेकिन हुजूर, यहाँ से 30 कोस तक के सारे गांव वीरान हो चुके हैं, कहीं कोई नहीं है। सारे के सारे मजदूर और गांव वाले इस जंग के डर से गांव छोड़कर भाग चुके हैं। तो 30 कोस के बाहर के गांव से मजदूर बुला, दुगनी कीमत दो, सोना दो, चांदी दो, लेकिन ये काम हर हाल में होना चाहिए। जी हुजूर। बड़े क्यों? इसी वक्त काम पे लग जाओ। जाओ। जी जाओ। अब यकीनन इस किले पे मुगलिया परचम लहरा के रहेगा और कहीं हुसैन कुली खान भी उदय सिंह को उसकी रानियों के सहित गिरफ्तार करके ले आए, फिर तो पूरा चित्तौड़ अपने घुटने टेक देगा। हमारा पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह बनने का ख्वाब पूरा होगा और वो भी बहुत जल्द होगा।
अल्लाह बख्श। थक्के चूर हो चुके हैं, अब पूरे एक दिन से चले जा रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा आराम चाहिए अब। तुम चाहते हो कि हम आराम करें यहाँ पे और वहाँ उदय सिंह और उसकी तमाम रानियां बच के निकल जाए हमारे हाथों से? बेवकूफ, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। कामयाब होने पे शहंशाह के साथ साथ हम भी इनाम और इकराम से लाद देंगे तुम सबको। चलो अल्लाह बख्श, हम नहीं रुक सकते यूं ही बीच में। हुजूर, अब बिना आराम के थोड़ा भी आगे बढ़ा तो मर जाएंगे हुजूर। बहुत शौक है तुम्हें मरने का ना, तो लो अभी मार देते हैं हम तुम्हें। ये देख रहे हैं मेरी चार उंगलियां? इसी उदय सिंह ने काटी थी हमारी ये एक उंगली। तब से आज तक हम मर मर के ना काबिल बर्दाश्त जिल्लत के साथ जी रहे हैं हम। मुझे तो हर हाल में बदला लेना है उस उदय सिंह से। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब भी अपने सरदार की बेइज्जती का बदला लेने के लिए बेताब होंगे। और कौन कौन थका है और किसको चाहिए आराम? चलो चलो। भंवर जी, अमर सिंह। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, आपने देखा अमर सिंह जी का? आपने देखा? जान, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी को देखा? आपने देखा? जी वीर भाई जी, क्या हुआ? अमर सिंह जी अपने खेमे में नहीं है फिर से। क्या? सैनिकों, ढूंढिए भंवर जी को तुरंत। वीर भाई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मिल जाएंगे जैसे कल रात भी मिल गए थे। कहीं कोई जंगली जानवर तो उठा के नहीं ले गया उन्हें? ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर जगमाल? ऐसी बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? हो सकता है कि वो फिर किसी पेड़ पर चढ़ गए और आना चाहिए। हमें चल के देखना चाहिए। चलिए आचार्य जी। जल्दी से निकलिए यहाँ से, नहीं तो वो गला के मार देंगे हम सबको। भंवर जी, अमर सिंह, भंवर जी, राणा जी, यहाँ तो उनका कुछ भी नहीं है। भंवर जी, मुगल सैनिक? ये रक्त तो अभी अभी निकला हुआ दिख रहा है। इसका अर्थ हुसैन कुली खान कुछ समय पहले यही था। एक जी, इतनी शीघ्रता से वो यहां तक पहुंच भी गया, जा भी सही दिशा में रहा है। इसका अर्थ यह है कि वो जल्द से जल्द राणा जी तक पहुंच जाएगा। मिले अमर सिंह जी? धीर भाई जी, आप चिंता मत कीजिए, भंवर जी मिल जाएंगे। आप उनकी प्रवृत्ति तो अच्छी तरह से जानती हैं। राणा जी, पूरा जीवन हम पर कलंक लग जाएगा। 4 दिन नहीं संभाल पाए क्या हम अमर सिंह जी को? क्या कहेंगे अजब से? धीर भाई जी, हमने कहा ना, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम और आचार्य जी यहाँ पर रुकते हैं, आप आगे निकलिए। हम अमर सिंह जी के बिना कहीं नहीं जाएंगे।
हम सबका जीवन संकट में नहीं डाल सकते धीर भाई जी। यदि हम सब यहाँ पर रुके तो हमारे पकड़े जाने का भय हो सकता है कि मुगल सैनिक हम पर हमला कर दें। ऐसे में यहाँ एक नरसंहार हो जाएगा, एक भयानक नरसंहार। हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम भंवर जी को आपके पास लेकर आएंगे। यदि आप अमर सिंह जी को नहीं लाए तो हम आपसे कह रहे हैं राणा जी, आप हमारा मुंह देखेंगे। धीर भाई जी। हाँ रानी माँ, हम सब जल्दी चलते हैं यहाँ से। ऐसा ना हो कि मुगल आके आक्रमण कर दे। आप कहीं नहीं जाएंगे कुंवर जगमाल, आप यहीं रुकेंगे। आप हमारे साथ भंवर जी को ढूंढने के लिए चलेंगे। हम क्यों दाजीराज, हमारे यहाँ क्या काम? व्यर्थ की बातें बंद कीजिए। धीर भाई जी, आप आगे चलिए। हम आपको वचन देते हैं कि हम भंवर जी को सकुशल आपके पास लेकर आएंगे। चलिए आचार्य जी, चलिए कुंवर जगमाल। अमर सिंह जी को हमारे पास ले आइए। हमारा दिल कहता है कि उदय सिंह और उसका खेमा यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। हुजूर, मैंने अभी अभी एक बच्चा को झरने के पास देखा है और उस बच्चे को देख करके लगता है कि वो बच्चा राजपूत है। चलो पकड़ते हैं उस बच्चे को। अमर सिंह जी, भंवर जी, अमर सिंह। आचार्य जी, इससे पहले कि भंवर जी शत्रुओं के हाथ लगे, हमें किसी मूल्य पर न ढूंढना होगा। उचित कह रहे राणा जी। इस ओर देखते हैं। अमर सिंह जी, हमारी प्यास तो बुझ गई, हमारी प्यास बुझी क्या? अब बहुत जल्द हम दाजीराज के पास चित्तौड़ पहुंच जाएंगे। हमारी कुंवर साहब, आपको अनायास ही इस प्रकार से कष्ट देना हमें उचित नहीं लग रहा था और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु वहां जो कुछ हो रहा है उसे देखने के लिए आपको स्वयं हमारे साथ चलना होगा। इसी क्षण को मत बता। क्या बात है रावत जी? औजीराज, आप स्वयं देखिए। ये अकबर मिट्टी का ऊंचा टीला बनवा रहा है। अरे रेत का टीला बना क्यों रहा है? ताकि वो अपने तोपों के लिए ऊंचा आधार तैयार करके हमारे दुर्ग की प्राचीरों पर गोले बरसाकर हमें अधिक से अधिक हानि पहुंचा सके। कहा था हमने कि जब वो मुगल इतनी दूर तक पहुंच चुका है तो शीघ्र ही हमारे दुर्ग के द्वार तक भी पहुंच जाएगा। अब तो दुर्ग के भीतर रहना भी असुरक्षा से परिपूर्ण है। कुछ ही दिन में वो दुर्ग की प्राचीर पर गोले बरसाने लगेगा। हो सकता है कि वो दुर्ग के द्वार पर भी गोले बरसाए और ये भी हो सकता है कि वो दुर्ग का द्वार तोड़ने में भी सफल हो जाए। अब इस संकट का सामना करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। आमतौर पर मजदूरी काम खत्म होने के बाद दी जाती है, लेकिन यहाँ हमारे बादशाह सलामत तुम सबको काम शुरू होने से पहले ही पेशगी मजदूरी दे रहे हैं, ताकि तुम सब खूब दिल लगा के खूब मेहनत से दिन रात एक करके ये काम जल्द से जल्द खत्म कर सको। काम जल्द खत्म होने पर तुम सबको मजदूरी के अलावा और पैसे भी दिए जाएंगे।
इनाम भी मिलेगा तुम सबको। बांटो। कुंवर प्रताप, कम से कम इस समय तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते ना। ये हमारे दुर्ग के सामने मिट्टी का टीला तैयार कर रहा है। यदि इसने मिट्टी का टीला तैयार करने में सफलता पा ली तो कुंवर प्रताप अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। तनिक सोचिए कुंवर प्रताप, जब दुर्ग के नीचे होने वाली गोलाबारी से हम इतने कष्ट में, इतने त्रस्त हैं, तो तब क्या होगा जब उस मुगल की तोप के गोले एक एक करके हमारे दुर्ग की प्राचीर से टकराएंगे और उनमें से कुछ गोले हमारे दुर्ग के प्रांगण में प्रविष्ट हो जाएंगे और एक एक करके फटेंगे, तो क्या होगा कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप, हमें कल्ला की इस बात में अर्थ दिखाई दे रहा है। आप यदि हमें आज्ञा दें तो हम इस कायर अकबर का ये काम अभी रुकवा दें। कुंवर प्रताप, यदि हमारे सामने ये मिट्टी का पहाड़ बन गया तो टूट जाएगा हमारी सेना का मनोबल कुंवर प्रताप, और फिर एक लिंग जी ना करें, किंतु हमें हमारी पराजय निश्चित प्रतीत होती है। कल्ला, हम आपकी बातें समझ रहे हैं, संभालिए अपने आप को। ये समय जो है धैर्य से शांति बनाए रखने का है, उत्तेजित होने का नहीं है। आप समय समय पर उत्तेजित हो जाते हैं। माना कि अगर आपसे कुछ सैनिक दूर से बाहर अपने हथेली पर प्राण लिए आक्रमण से कुछ समय के लिए कार्य रुकवा भी देते तो फिर क्या? फिर से कुछ दिनों के बाद ये कार्य आरंभ हो जाएगा। कल्ला, हमें इस समस्या का एक स्थायी हल चाहिए। सुल्तान सिंह जी, हुकुम। कितनी ऊंचाई से दागा गोला हम तक पहुंच सकता है? कम से कम 200 गज की ऊंचाई से दागा गया गोला इस किले को नुकसान पहुंचा सकता है। ऊंचाई कम से कम 250 गज की होनी चाहिए। इस किले पर गोलाबारी कर किले की दीवारों को तोड़कर हम अपनी फौज को किले के अंदर दाखिल करना चाहते हैं। अर्थात 200 गज ऊंचाई के लिए पहाड़ी का फैलाव 300 गज होना आवश्यक है। तभी तो वो मुगल तीरों की क्षमता सीमा से आक्रमण करने के लिए 200 गज की ऊंचाई निर्मित कर पाएगा। हाँ बाबूजी राज, ऐसे देखा जाए तो ये कार्य जलालुद्दीन अकबर के लिए बहुत कठिन है, किंतु यदि उसने इस कार्य को कर लिया तो ना सिर्फ हम पर अपनी तोप के गोले दाग पाएगा, अपितु अपने तीरंदाजों को भी हम पर तीर दागने के लिए विवश कर पाएगा ये जलालुद्दीन अकबर। सुल्तान सिंह जी, मुगलों को अपनी इस रेत की पहाड़ी बनाने में कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे? जितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं और जिस गति से कार्य कर रहे हैं, मेरा अनुमान है कि कम से कम 20 दिन तो लग जाएंगे इस काम में। 20 दिन बहुत ज्यादा है इस काम के लिए। ये काम 10 दिन में खत्म होना चाहिए। हुजूर, ये नामुमकिन है। बड़ी मुश्किल से ये 2000 मजदूर जुट पाए। इस वक्त हम किसी भी काम के लिए ना नहीं सुनेंगे। अगर और मजदूर चाहिए तो और मजदूर लेकर कहीं से भी पैदा करो मजदूर। ज्यादा मजदूरी का वादा हमारी तमाम रियासतों से और पैसा मंगवाओ, जो करना है करो, लेकिन ये काम 10 दिन में खत्म होना चाहिए, किसी भी हाल में खत्म होना चाहिए। 20 दिन, अर्थात वो मुगल इस कार्य को 10 दिन में पूर्ण करवाएगा। हम उसे भली भांति जानते हैं, और देखा जाए तो हमारे पास 10 से भी कम दिन है। हो ना हो, ये वही राजपूत बच्चा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। चलो, इधर ही होगा वो। चलो चलो शीघ्र चलो, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं किसकी आवाज है। भंवर जी, भंवर जी,
एक्शन राणा जी, एक्शन। सुनिए, ये दूर जाते हुए घोड़े के टापों की ध्वनि। आचार्य जी, हमारे लिए एक क्षण बहुमूल्य है। हमें तुरंत उस ध्वनि का पीछा करना चाहिए। चलिए। अरे दाजीराज, यदि ये घोड़े के टापू की ध्वनि अमर सिंह की नहीं हुई, किसी मुगल की हुई तो दाजीराज हम पकड़े जा सकते हैं। कोई भी मुगल अकेले शत्रु की सीमा में आने का साहस नहीं कर सकता कुंवर जगमाल। ये राजपुताना है, समझे? राजपुताना। और यदि सचमुच ऐसा कुछ हुआ तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस मुगल से दो हाथ करने का हम आपको अवसर अवश्य देंगे। हमें? चलिए आचार्य जी, चलिए। अमर जी, अमर जी, लो, हो गया हमारा काम। बड़े दाजीराज आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। क्या करें, क्या करें? क्या करें, क्या करें? तो कोई मार्ग भी नहीं बचा है। चलो उस जंगल में छुप जाता है। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही थी। जरूर इस जंगल में होगा। चलो। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें और अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए छुपने के लिए।
भंवर जी, भंवर जी, अमर सिंह जी। ताजीराज, यहाँ तो दूर से दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी घुड़सवार के लिए इतनी शीघ्र यहाँ से निकल जाना संभव नहीं है। हमें वो घुड़सवार अवश्य दिखना चाहिए था। यदि ताजीराज हम अमर सिंह की जगह होते और हमें पकड़ने वाले निकट आ रहे होते तो हम निश्चित रूप से जंगल की तरफ छुपते। जाने हमें ऐसा क्यों आभास हो रहा है, मानो भंवर जी यहाँ इसी जंगल में है। आइए आचार्य जी देखते हैं। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, आचार्य जी ये ध्वनि कैसी? राणा जी, प्रतीत होता है जंगल में यहाँ पास ही में कोई चल रहा है। देखिए ताजीराज, हम जानते कि आप हमें तो कुछ समझते नहीं है, किंतु अगर अचानक से शत्रु हमारे सामने पड़ गए तो क्या हमें यूं जाना चाहिए बिना तैयारी के उनसे उलझने के लिए? उचित कह रहे हैं, सचेत रहने में कोई हानि नहीं है राणा जी। चलिए आचार्य जी। अरे कुंवर प्रताप, आप कब आए? पर ये सब क्या है? आप भूल गए, पत्ता का ब्याह होने वाला है। हे एकलिंग जी, पत्ता के विवाह की तिथि हम कैसे भूल गए? ये सब हमने पत्ता के ब्याह की ही तैयारियां की थी। अभी अभी सोनार आकर ये सब देकर गया है। अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने भाई को संदेश तक नहीं पहुंचा पाए कि हम नहीं आ रहे। हाँ, वही तो। और वैसे पत्ता को यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उसे यहाँ के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होगा। सही कहा आपने। क्या मतलब? कहने का अर्थ है कि पत्ता जैसे एक वीर योद्धा की आवश्यकता है हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि पत्ता यहाँ होता इस स्थिति में तो वो हमारी सहायता अवश्य करता। वो कैसे? हम अभी आते हैं। कुंवर प्रताप, पर बेटा, ब्याह के लिए मना करने का कारण क्या है? माँ, क्या मैं कुंवर प्रताप और अजब दे जीजा के बिना ये विवाह कर पाऊंगा? वचन दिया था उन्होंने मुझे कि वो अवश्य आएंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं आ पाए वे। किंतु चाहे कुछ भी हो, मैं कुंवर प्रताप और जीजा के बिना ये विवाह नहीं कर सकता। देख बेटा,
कुंवर प्रताप या तो किसी राजकीय कार्यों में व्यस्त हो गए होंगे या फिर उन्हें यहाँ आने में देर लग रही होगी। नहीं माँ, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो कहीं देर से पहुंच जाए। किंतु ये बात और है कि कहीं कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई तो नहीं नहीं, किंतु पता नहीं क्यों माँ एक अजीब सी घबराहट हो रही है। हमें शीघ्र चित्तौड़ के लिए निकलना होगा। हमें रोकेगा मत माँ। लगता है वो राजपूत लड़का वहां उस झोपड़े में है। चलो। कोई तो पास आ रहा है। बड़े दाजीराज, जी भगवान, रक्षा कीजिए हमारी, बचा लीजिए हमें इस बार। तुम क्या दांत दिखा रहे हो? हंस रहे हो हम पे? तुमको क्या लगता है हम भयभीत है? हम निडर है, हम किसी से नहीं डरते हैं। चाहे पूरी मुगल सेना हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम नहीं डरेंगे। पर बड़े दाजीराज की बात तो अलग है ना, क्योंकि हम उनसे बिना आज्ञा लिए यहाँ भागा है और हमने उनसे झूठ भी तो कहा है ना। पर उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ हैं? वो तो आगे निकल गए होंगे ना। हे भगवान, कौन हो सकता है? क्या पता पूरी मुगल सेना तो नहीं। आगे बढ़ो, धीरे धीरे। समय आ गया लड़ने का। घेर लो इसको चारों तरफ से, कोई भी बच के निकलना नहीं चाहिए यहां से। चलो। बच्चे, अब बच के कहां जाएगा? चलिए, तो ठीक है आप अमर सिंह। राणा जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। कहां जा रहे थे आप? उत्तर दीजिए, कहां जा रहे थे आप? भंवर जी, आप प्राण हैं हमारे।
यदि आज आपको कुछ हो गया होता ना, हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाते, जीवन भर कभी क्षमा नहीं कर पाते। कहां भाग रहे थे आप? बताइए। भाग हम नहीं रहते बड़े दाजीराज, भाग आप रहते हो मुगलों से। हम तो चित्तौड़ जा रहे थे दाजीराज के पास उन मुगलों से लड़ने। मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मुझे मत मारिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। 2 दिन पहले वो लोग यहाँ आए थे और कुछ हमें मालूम नहीं, और कुछ हमें मालूम नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ सर। अगर तेरी एक भी बात गलत निकली तो खाल खींच लूंगा तेरी। बता कहाँ गए वे हम? मालिक उत्तर की तरफ गए मालिक। इससे पहले कि उदय सिंह हमारे हाथों से निकल जाए, पकड़ना है उसे। चलो। अमर सिंह जी, जानते हैं आप कि हम आपके दाजीराज के गुरु हैं। हाँ। तो जो हम आपसे कहेंगे उसे आप एकाग्रचित होकर सुनिए। राज्य सदैव राजा से बड़ा होता है और राजा अपने राज्य का सर्वोच्च प्रतीक होता है। संकट की घड़ी में, युद्ध क्षेत्र में यदि सर्वोच्च प्रतीक गिर जाए तो राज्य ध्वस्त हो सकता है। यही कारण है कि ऐसी परिस्थितियों में हम सबसे पहले अपने राजा को बचाने का प्रयास करते हैं। एक राज्य की प्रजा, उसकी सत्ता अपने राजा पर निर्भर करती है और राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का मनोबल बनाए रखते और उसके लिए उसे स्वयं को जीवित रखना पड़ता है। आपके बड़े दाजीराज अपना राज्य धर्म निभा रहे हैं और इस समय आपका कुंवर जगमाल का हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है यह है कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी राणा जी की रक्षा करना। और जब तक राणा जी जीवित है तब तक चित्तौड़ का भी दास नहीं बन सकता, भले ही वह अकबर की चुंगल में क्यों ना आ जाए। जब तक राणा जी जीवित है तब तक चित्तौड़ के हर एक नागरिक के मन में यह आस बनी रहेगी कि एक दिन राणा जी आएंगे और उन्हें पुनः मुक्ति दिलाएंगे। आपके दाजीराज ने हमें आपके बड़े दाजीराज के साथ क्यों भेजा है? उनकी रक्षा करने के लिए, और संभवतः आपको भी इसी कारणवश उन्होंने भेजा, किंतु उनकी रक्षा करना तो दूर, आप तो उनके लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। उचित कर रहे हैं आप? हमें क्षमा कर दीजिए बड़े दाजीराज, हमें ये सारी बातें पता नहीं थी। हम छोटे हैं ना समझी में हुई है हमसे ये सारी बातें। बस हमें इस बार क्षमा कर दीजिए, हम फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप तो भंवर जी हैं हमारे, हम आप पर कैसे गुस्सा कर सकते हैं? तो फिर बताइए, आपने हमें क्षमा किया? हाँ, हमने आपको क्षमा किया। तो हम भी आपको वचन देते हैं, हमारे रहते आपको कोई छूने तक का साहस नहीं करेगा। ठीक है। वैसे इसका अवसर कभी आएगा ही नहीं बड़े दाजीराज, आप देख लेना, दाजीराज चित्तौड़ को मुगलों के हाथ नहीं लगने देंगे। हम जानते हैं भंवर जी, हम जानते हैं। चलिए आइए। हमने आप सबको यहाँ अकस्मात इसलिए बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस कार्य के लिए पत्ता का होना अति आवश्यक है। दुर्ग की सुरक्षा के लिए हमें किसी हाल में भी पत्ता को दुर्ग के अंदर लेना ही होगा। इसलिए हम सबकी सलाह चाहते हैं कि पत्ता के पास संदेशा लेकर कौन जाएगा, कौन इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होगा। मैं जाऊंगा कुंवर प्रताप, आपका संदेश लेकर।
नहीं कल्ला, आप जैसे एक वीर योद्धा की हमें अधिक आवश्यकता है। आप कहीं नहीं जा रहे। कुंवर प्रताप, आप हमें आदेश दीजिए, हम जाएंगे पत्ता के पास। दोड़िया जी, अगर आप चले गए और आपके पीछे अगर उस मुगल ने अकस्मात हम पर आक्रमण कर दिया तो हमारे कम से कम 2 सहस्त्र सैनिक नेतृत्व के बिना रह जाएंगे। आपका यहाँ रहना अति आवश्यक है हमारे लिए, हम सबके लिए। फौजीराज, आपका कहना एकदम उचित है कि यह कार्य बहुत संकट भरा है, किंतु एक व्यक्ति है हमारे पास जो इस कार्य के लिए एकदम उपयुक्त है। फौजीराज, इसी क्षण उन्हें यहां बुलवा लेते हैं। जी। जवाई जी, यदि आप यूं ही विवाह बीच में छोड़कर चले गए तो हमारी पुत्री का तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अगर हमें बोलने की आज्ञा हो तो जिस क्षण हमारा इनसे विवाह तय हुआ उसी क्षण से हम इनकी पत्नी बन चुके हैं। अब हमारे लिए विवाह के सभी संस्कार आदि विवाह की औपचारिकता भर है। हम पूरे विश्वास के साथ विवाह के सभी संस्कार पूरे करने के लिए इनकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। देखा बेटा, कितनी सुशील और संस्कारी लड़की है। ऐसी लड़की अगर हमारे घर आ जाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और अब इसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और सच बात तो ये है कि अगर ऐसे बीच में किसी लड़की का ब्याह रुक जाए तो उस लड़की का जीवन कलंकित हो जाता है, और सारा दोष कुंवर प्रताप और अजब्दे बाईसा पर आएगा, जिनके लिए आप यह विवाह नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम अपने कुंवर प्रताप और अपने जीजा का नाम कभी कलंकित नहीं होने देंगे। आइए विवाह की विधि आरंभ करते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। कौन हो तुम? सलाम जहां पना, मेरा नाम अतक बेग है हजूर। जिस बहादुर शाह की फौज ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा किया था उस फौज का आला सिपाही रह चुका हूं मैं। चित्तौड़ की शिकस्त को एक बार आंखों से देख चुका हूं जहां पना, और एक बार फिर चित्तौड़ और प्रताप को शिकस्त देने की मेरे पास पुख्ता और कारगर तजवीज है जहां पना। बस साफ मेरे पे भरोसा रखिए, मैं जानता हूं किले के अंदर कैसे घुसा जा सकता है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।